this computer, okay. And now, yes, now I can go back to screen sharing. Sorry about that. ठीक है, तो आप अगर आज कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं तो ये जरूर लेके जाएं सर्च विद इन, अपने साथ टाइम गुजारें, खाली अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आपको क्या चीज पसंद है, जो आपको कोई काम नहीं बोल रहा ना करने के लिए, वो भी आप कर रहे हो, तो वो जो काम होगा ना, इसका मतलब वो आपको एंजॉयमेंट है आपके उस काम में कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपने आप से सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें, फोर्स नहीं करो अपने आप को यार कि ये मुझे ये करना चाहिए, ये सही है, इसको इसमें टाइम गुजारना। आपको जो अच्छा लग रहा है ना अंदर से, जिसको आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़े, वो करो। एक्सप्लोर आउटसाइड, ठीक है ना, सर्च विद इन, लेकिन एक्सप्लोर आपको आउटसाइड करना है कि आपके आसपास हो क्या रहा है। एक्सप्लोर आउटसाइड में दो चीजें आप देखो कि कनेक्ट करो उन लोगों के साथ जो कि फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जो आपसे बाहर है, जो कि आपके नेटवर्क में नहीं है। दूसरा एक्सप्लोरेशन आउटसाइड मींस के कोर्सेज लो ऑनलाइन, जैसे आपको लेट्स से कि केमिकल इंजीनियरिंग में पसंद है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पसंद है, आप इसको एक्सप्लोर तो कर लो बिफोर यू एंटर द फील्ड, बिफोर यू एंटर एनीथिंग। ऑनलाइन कोर्सेज फ्री हैं, आप एडीएक्स वेबसाइट पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप खाली सर्च करें गूगल पे फ्री। मैं यहाँ पे लिंक्स दे सकता था बहुत सारी चीजों के, मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप एक्सप्लोर करके देखें, क्योंकि आपकी एक्सप्लोरेशन है। तो एक्सप्लोर करें कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, और कोर्सेज फ्री है, ऑनलाइन है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि आपको, आपने स्टार्ट किया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने छोड़ दिया, तो आपने दूसरा कोर्स लिया, आपको ये नहीं अच्छा लगा, आपने छोड़ दिया। आपको आइडिया होगा कि यार मुझे पसंद भी आ रहा है इसके बारे में पढ़ाई, इसका काम मुझे पसंद भी आ रहा है। इसकी दो चीजें हैं। नेटवर्क करने का फायदा ये कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ इज एवरीडे लाइफ इन देयर इन देयर इन द कैरियर्स, कि वो किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं, क्या करते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में एक्टिविटी कराई कि हमारा काम क्या होता है, कि सोचना कि हम किस तरह से न्यू चीजें डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना। तो ये एक काम होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरा ये कि आप में वो पढ़ने की हिम्मत है, आप में वो कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने की हिम्मत है। तो ये कोर्सेज और नेटवर्किंग आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क, एक्सप्लोर करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम गुजारें कि आप इस चीज में टाइम निकाल सकें कि एक्सप्लोर करें, कोर्सेज लेने में सीखें अपनी फील्ड से बाहर, कि क्या और एक्स्ट्रा टाइम निकालें। महीने का अगर आप 1 घंटा भी निकालते हैं ना, ये बहुत कम है। महीने का 1 घंटा इज नथिंग, ठीक है ना। तो अगर महीने का आप 1 घंटा भी इस पे निकालते हैं, आप डेडिकेट करें, कैलेंडर में लिखें कि भाई मुझे 1 घंटा महीने में, इस दिन मैं सिर्फ जो है ना अपने एक्सप्लोरेशन पे टाइम दूंगा, तो बहुत जरूरी है। एनकरेज अदर्स, आपके आसपास जो लोग हैं देखें कि वो क्या कैरियर पाथ्स ले रहे हैं, उनकी अगर आप किसी तरह हेल्प कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, तो जरूर करें। इससे होता क्या, एनकरेज करने से होता है कि आपको भी न्यू फील्ड्स का आइडिया होता है। लेकिन हमारे इन जनरल डिस्कशन ये चल रहे होते हैं कि यार ये देख, ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये वो। यार कभी हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा बैठो और कैरियर पास आपस में दोस्त जो है ना डिस्कस करो। मुझे पता है हम भी स्काउट्स में थे, किस तरह तफरियां चल रही होती, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा था, इट्स वेरी नाइस। लेकिन 1 घंटा अगर आप निकाल सकते हैं ना महीने का, एक कुछ भी नहीं होता। तो राहील हैज रेज हैंड, हाँ हाँ प्लीज बताएं राहील क्या सीन, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें। there is any value when taking fields of research and gaming, research and gaming, गेमिंग में रिसर्च की बात करें या तो अलग अलग फील्ड्स की बात करें। खैर मैं इस पे बात करूंगा बाद में फॉर श्योर। ओप्पो A5, ठीक है, बिल्कुल मैं इस पे बात करूंगा रिसर्च और गेमिंग पे। इनकरेज अदर्स, आप दूसरों से पूछें कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन जो कॉपी पेस्ट ना करें कि भाई वो साइंस ले रहा है मैं भी साइंस ले लेता हूँ, वो मैकेनिकल जा रहा है मैं मैकेनिकल चले जाता हूँ। कॉपी ना करें, सीखें उसका क्या इंटरेस्ट है, हो सकता है आपका भी वो इंटरेस्ट बने, और फिर दोनों साथ में तैयारी करें इस चीज की कि यार हो आगे किस तरह से पढ़ना है। एक्सपर्टीज डेवलपमेंट, अब वो जमाना चला गया है कि आपने एक एवरेजली B C ले लिया, A ले लिया, इवन A ले लिया, और आपने मतलब ग्रेजुएट कर गए, नॉर्मल जॉब पे लग गए, वो जमाना चला गया। इवन अभी कोविड के अंदर भी जो सीन चला है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, और बहुत सारे लोगों को 50% जॉब्स पे आ गए हैं, 50% सैलरी पे आ गए हैं सब, 20% सैलरी रिडक्शन हो गया है। तो इस तरह से जो है ये काम चल रहा है। एक्सपर्टीज डेवलपमेंट, आपकी एक्सपर्टीज डेवलपमेंट अगर है ना, कोई आपको फायर नहीं कर सकता, कोई आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि आप उस फील्ड के या उस टेक्निक के इतने एक्सपर्ट हैं उस लेवल के। जब भी आप किसी भी कैरियर में जाएं, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें, बिकॉज ये आपको हमेशा सेफ रखेगा और आपको और अपॉर्चुनिटीज देगा बिजनेस के भी। इमर्जिंग कैरियर्स, कोविड, मैं इस पे बात बिल्कुल एंड में मैं इस पे बात करूंगा फदील, बिल्कुल। एक्सपर्टीज डेवलपमेंट ड्यूरिंग
हाँ सॉरी, एक्सपर्टीज मतलब डेवलपमेंट, अगर आपने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है अपनी उसकी, आप अपनी फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। आपको फिर आप बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन ये इतना आसानी नहीं है, आसान से नहीं आता। इसके लिए आपको ये जो सारे स्टेप्स हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे। और के लास्ट के इज कोलैबोरेट, ठीक है ना, कि आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और देखें कि क्या हो रहा है, कि किस तरह से। यस, हम इस पे बात करेंगे, ओप्पो A5 हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे, कोविड-19 में बिल्कुल बात करेंगे। कोलैबोरेट करें लोगों के साथ कि जो इस फील्ड में आपके साथ जाना चाहते हैं, उनके साथ मिल के काम करें आगे बढ़ने के लिए। अब कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई आपका भी उसमें इंटरेस्ट है कि यार मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोलैबोरेट करें। और आपकी जब एक्सपर्टीज डेवलप होंगी ना, तो लोग खुद आएंगे आपके पास कोलैबोरेशन के लिए। जब आपके करियर में इतने आगे बढ़ गए, आपने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है, अब जैसे लोग मतलब मुझे अप्रोच करते हैं, क्योंकि सिंक्रोट्रॉन मतलब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स है हमारी फील्ड के, उसमें मैंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है। अब होता क्या है कि लोग मुझे मैंने ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए यूट्यूब पे कि यार किस तरह से उसका डेटा जो है ना हम बनाते हैं। अब लोग मुझे इसके लिए अप्रोच करते हैं। तो मुझे इस कोविड-19 में भी यार, जब लोगों को जॉब नहीं मिल रही, मुझे वहां मतलब जर्मनी से कैलगरी आने का मौका मिल गया। मतलब यहाँ पे लोग फायर हो रहे हैं, मुझे मेरी एक्सपर्टीज की वजह से उन्होंने मुझे न्यू जॉब ऑफर की है। ठीक है ना, तो ये आप अगर एक्सपर्टीज आपकी एक सर्टेन एरिया में, सर्टेन फील्ड में डेवलप है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा आपके चांसेस हैं कोलैबोरेशन के। व्हाट इज योर मेन फील्ड अजमान? हाँ यार, मैंने इस पे बात नहीं की। अजमान, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। यार मैं सोलर सेल्स पे काम करता हूँ। हम लोग जो है बनाते हैं सोलर सेल्स, न्यू टेक्नोलॉजी। जो आप मतलब नॉर्मली रूफ टॉप पे देखते हैं सोलर सेल्स, वो सिलिकॉन सोलर सेल्स होते हैं, सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी होती है वो। हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वो इंडोर घर की लाइटनिंग, इस तरह की लाइटनिंग में मतलब इस तरह के सोलर सेल्स हम डिजाइन कर रहे हैं, और फ्लेक्सिबल कि ये मतलब विंडोज पे भी लग, जैसे विंडोज हमारी जो है नॉर्मल विंडोज होती हैं, उस पे भी हम सोलर सेल लगाएं, तो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर के अंदर के सोलर सेल से चल जाए। एंड इट्स डैम चीप, इट्स जस्ट पॉलीमर्स, प्लास्टिक से हम बना रहे हैं। ऑब्वियसली जो लाइफ टाइम है इसका वो 25-30 ईयर्स नहीं है, लेकिन ओके, लेकिन जो है ना एफिशिएंसी वाइज उसको वो करता है, और कॉस्ट कम है, तो ज़ाहिर है आप एवरी 5-10 ईयर्स यू कैन रिप्लेस इट। So that's my research all about. तो इस पे नेक्स्ट पे जाते हैं। तो चैलेंज, अथॉरिटीज को चैलेंज करें। आई थिंक ये जो है ना, अगर आपने साइंस में रहना है, ये स्पेसिफिकली चैलेंज जो है वो साइंस की वजह से, क्योंकि देखिए आइंस्टाइन ने भी न्यूटन की थ्योरीज को चैलेंज किया, ठीक है ना। तो चैलेंज करना बहुत जरूरी है। उसको सबने कहा भाई तू पागल है, ये है वो है, लेकिन चैलेंज करना। अब जैसे यहाँ मैंने कोलैबोरेट के से लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, आप लोग बोलें कि भाई ये गलत है, पागल, ये स्पेलिंग सही नहीं है यार कोलैबोरेशन की। तो अगर आपने साइंस में रहना है ना, आपने अथॉरिटी को चैलेंज करना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है बीइंग इन साइंस, दैट नोबडी इज अबव साइंस। ठीक है ना, कि साइंस जो है वो आपको बताती है कि यार आपको ये फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है, लेकिन आपको नोबडी इज अबव द साइंस। कि कोई एक बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हो साइंस में, हम उससे भी बात करें और वो भी आपको यही बोलेगा कि यार अगर न्यू फील्ड आएगी तो आई विल एडमिट दैट आई एम रॉन्ग। ठीक है ना, तो आपने अगर साइंस में रहना है, ये लास्ट पॉइंट है चैलेंज का, ये स्पेसिफिकली है मतलब साइंस के लिए। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स अबाउट साइंस एंड इंजीनियरिंग, के आपको मैथ्स में गुड होना चाहिए, बहुत आपके नंबर बेहतरीन होने चाहिए मैथ्स में। देखिए स्कोर्स जो है ना, जिस तरह ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब में आपके स्कोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। नंबर्स जो है ना वो बताते हैं कि आपने एग्जाम कैसे परफॉर्म किया। नंबर्स ये नहीं बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है, तो अब लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप आगे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यूरोप में अप्लाई करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट योर ग्रेड्स, दे केयर अबाउट योर इंटरेस्ट। आप कोरिया, जापान, चाइना यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यूएस, कनाडा, वो ग्रेड के बगैर बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं ग्रेड होने चाहिए। तो ऑब्वियसली जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं ग्रेड्स ये वो मैटर नहीं करता, ये वो सही भी है, वो गलत भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने आगे कहाँ जाना है। आपने अगर इन कंट्रीज का रुख करना है जहां पर ग्रेड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑब्वियसली फिर आप मेहनत करें ग्रेड लाने के लिए भी, अपने इंटरेस्ट के लिए मेहनत करें, लेकिन ग्रेड लाने के लिए मेहनत करें। लेकिन आपने अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाना है जहां वो ग्रेड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो फिर आप जो है वो ग्रेड्स पे ना फोकस करें, आप फोकस करें अपनी लर्निंग पे। तो जो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ चला कि भाई ग्रेड्स पे फोकस करो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रेड्स फरागत हैं। ये दोनों बातें अपने अंदर सही है, दोनों बातें अपने अंदर गलत है। आपने डिपेंड करता है कि आपने आगे कहाँ जाना है, आपकी प्लानिंग क्या है।
आपकी प्लानिंग के हिसाब से ग्रेड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी प्लानिंग के हिसाब से ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इफ यू आर गुड आर्ट, यार ये बहुत कॉमनली मैंने सुना है कि आप आर्टिस्ट अगर अच्छे हैं तो आप साइंस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि साइंस में भी आपको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, आपको मतलब फिगर्स वगैरह अच्छे से डिजाइन करनी होती है, और गुड आर्टिस्टिक माइंड आई थिंक अब साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इवन हमारे जब मैं सऊदीया में था, वहाँ पे काउस्ट में हमारे पास जो थे हमने आर्टिस्ट हायर किए हुए थे सिर्फ साइंस के डिजाइन करने के लिए। तो इस तरह से भी अच्छा, फीमेल शुड नॉट बी मैकेनिकल इंजीनियर, यार ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ के। मैकेनिकल गाड़ियां वाड़ियां बना रहे हैं तो भाई फीमेल्स कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। या आप कहीं बाहर निकले आपको फीमेल मैकेनिक्स भी मिलते हैं हर जगह पे, जो ना। अच्छा, एक चीज है कि अगर मैंने एक मिथ बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अगर बैचलर्स मैंने एक फील्ड में कर लिया और फिर मुझे बाद में एहसास होता है कि मुझे दूसरी जगह जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो मैं तो अपना स्कोप तो मैंने नैरो कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं मटेरियल साइंस से हमेशा से मेरा ताल्लुक रहा है, अब मैं केमिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ एक बंदा जो सऊदीया में था और बर्लिन में भी था, वो सिविल इंजीनियरिंग से मतलब उसने बैचलर्स किया, लेकिन अब वो केमिस्ट्री में काम कर रहा है। और इसी तरह से फील्ड्स जो हैं वो आगे पीछे मूव होती हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है ना। बैचलर्स करने से हाँ ये है कि बैचलर्स करने के आपने एक चीज में बैचलर्स कर लिया तो आपको कोई डॉक्टरी आपको अगर करनी है तो इट्स ऑब्वियसली नॉट द सेम। So how much time should we be giving in a day to each of our expertise to enhance improving them? It's very confusing that we should focus on grades or learning. Please help how to plan. Thanks. Okay, very good question here. Psi is more important because future psi का है ऊपर ज्यादा नहीं 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 इस तरह से ना सोचा हद कि future psi का है। Sir, which field taken at the university level? ठीक है, like robot making. हाँ बिल्कुल, robot making obviously is good. मैंने असल में मेटलर्जी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग की है, और हमेशा से मैं मतलब मटेरियल्स इंजीनियरिंग में ही रहा हूँ। तो खैर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं आगे, मतलब अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं डजंट मीन कि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ उसी फील्ड के लिए। पीएचडी के बाद हाँ, बैचलर्स के बाद नहीं, ठीक है ना। पीएचडी ऑब्वियसली आप बैचलर्स कर रहे हैं आप इस तरह की ब्रॉड फील्ड में, फिर आप मास्टर्स करें थोड़ी और आप अपनी फील्ड नैरो करते हैं, पीएचडी करते हैं आप और थोड़ी नैरो करते हैं अपनी फील्ड। तो बैचलर्स तक आई थिंक के स्कोप स्टिल खुला है। और देखिए इंजीनियरिंग और साइंस में बैचलर्स करने का फायदा ये ना कि आप इकोनॉमिक्स और इन सब चीजों में भी बहुत इजीली मूव कर सकते हैं अगर आपका फील्ड या आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाता है बाद में जाके। हाँ अच्छा, साइंटिस्ट वर्सेस इंजीनियर सिंपल एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इतना ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और काफी ओवरलैपिंग होता रहता है कि आप इंजीनियर हैं बीएस या बीई करने के बाद आप साइंटिस्ट बनते हैं पीएचडी के बाद, ठीक है ना। मोस्टली साइंटिस्ट जो है वो मशीन्स या इनके साथ इतना बेस्ट नहीं होता। ऑब्वियसली उसने इंजीनियरिंग की होती है बट क्योंकि इंजीनियरिंग मूव हो रही होती है बहुत फास्ट, न्यू न्यू चीजें आ रही होती हैं। साइंटिस्ट सोचते हैं, हम लोग बैठ के सोच रहे होते हैं क्या करना है, हम एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं। अब हम जो एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी के वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे होगा, या हम कोई न्यू चीज अगर सोच रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमें इंजीनियर चाहिए ही होता है। हमारे इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। हमें न्यू एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए जो मशीन्स डिजाइन करना हम चाह रहे हैं, हम तो आइडिया देते थे कि भाई ये करना है, अब वो इंजीनियर बेचारे का काम हो जाता है कि यार करना कैसे है, वो फिर उसको जो है ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में लेकर आता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मतलब एक टीम वर्क की जरूरत होती है कि एक दूसरे के बगैर हमारी फील्ड्स में काम नहीं कर। रोबोटिक्स बिल्कुल बिल्कुल स्कोप ऑफ साइंस फील्ड्स इन फ्यूचर बिल्कुल आई थिंक ठीक है, इस पे हम आएंगे बिल्कुल, रोबोटिक्स पे हम आ रहे हैं बिल्कुल एंड में जो है ना, मैं इस पे जरूर बात करूंगा। इसके बगैर मैं बंद नहीं, आजकल की जो है ना कैरियर्स की फील्ड रोबोटिक्स और साइंस के बगैर एआई के बगैर बंद नहीं हो सकती। लेट्स टॉक अबाउट फ्री एजुकेशन। आई थिंक एजुकेशन इन जनरल पाकिस्तान में भी काफी महंगी हो गई है इस वक्त। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं आई थिंक जीआईके, और मैं मतलब जीआईके का मतलब ग्रेजुएट हूँ, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। मैं एडवाइस ये करूंगा आप लोग को कि आप लोग फ्री एजुकेशन की चीजें देखें बाहर, बैचलर्स बाहर फ्री में कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है। Please guide something in masters in business analytics and management analytics after you complete. Sure, मैं इस पे बात करने थोड़ा सा एंड में बात करते हैं इस पे जब खत्म हो जाए, तो लेके चल सकते हैं बाद में। हाँ अब मेरी आवाज क्लियर है? किसी ने लिखा कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
जी गुड टू गो। ओके, तो मतलब अच्छा होता क्या है, गवर्नमेंट की अपनी Yes, sir, स्कॉलरशिप्स clear होती है। हैं। परफेक्ट, थैंक यू। Sir, होता क्या है clear कि है। गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। जैसे कोरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जापानीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो ये फार ईस्ट की कंट्रीज हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप आए हमारे कंट्री में। अब इसमें एडवांटेज क्या है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में? ये बहुत अच्छी होती हैं बैचलर्स लेवल पे, मतलब इट विल पे यू लाइक अराउंड $300 to $400 अ मंथ, which is like around I think 50,000 rupees हो जाता है, 60,000 rupees हो जाता है पाकिस्तानी, I think something like that। ये बहुत अच्छा पे करती हैं, लेकिन इससे आपकी सेविंग नहीं है, ये वहां पे आपका खर्चा हो जाएगा इतना ही जितना वो पे कर रही है, उनको अंदाजा है कि कितना आपका खर्चा होगा। तो कोरियन अब करना ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज से पहले आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सर्च करनी है। लोग ये कर रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं, मालूम पड़ता है वहाँ स्कॉलरशिप्स नहीं है, बहुत महंगी है, फायदा नहीं है जाने का। आई वुड एडवाइस कि इनकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आप सर्च करें कि भाई हर कंट्री की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चेक करें और फिर आप अप्लाई करें। रिवर्स इंजीनियरिंग करें। रिवर्स इंजीनियरिंग करें, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में पहले नहीं जाएं, पहले आप स्कॉलरशिप्स देखें कि यार कहाँ कहाँ कितनी कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। उसके हिसाब से आप फिर वो यूनिवर्सिटीज ढूंढें जो स्कॉलरशिप से अफिलिएटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि जो इनकी जैसे कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो लिस्ट करती हैं कि भाई हम इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो है वो हम सपोर्ट करेंगे। जैसे काइस्ट एक उनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कोरिया की, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये ऑब्वियसली सपोर्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अब इसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स दे पे यू वेरी वेल, और होता ये कि आपको शुरू में 6 महीना ही लैंग्वेज सिखाते हैं, और वंस आपको इन कंट्रीज में लैंग्वेज आ गई तो आई थिंक यू आर गोल्ड फॉर दीज कंट्रीज के यार आपको फिर ये जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप पे इतना पैसा लगा रहे हैं ना, ये आपको ये बोलेंगे भाई आप जॉब भी लो यहाँ पे, आपको बहुत ये लोग ईज ऑफ हर चीज कर देते हैं, आपका आपकी जिंदगी आसान कर देते हैं ये लोग। ये कॉम्पिटेटिव होती है, आसान नहीं है, लेकिन वंस आपको मिल जाती है ना आपकी लाइफ सेटल्ड है, बैचलर लेवल से आपकी लाइफ सेटल जाती है। नेक्स्ट करते हैं फ्री यूनिवर्सिटीज। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है? मैं नूरुल्लाह विल जी, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी आवाज ही वापस आ रही थी। तो खैर फ्री यूनिवर्सिटीज मतलब यूरोप में काफी हद तक फ्री यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पर जब आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने यूनिवर्सिटीज में देखना है, इनकी गवर्नमेंट लेवल पे स्कॉलरशिप्स कम है, इनकी फ्री यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ जो है वो फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं आने वालों को, और फिर ये जो है उनको लैंग्वेज भी सिखाती है। अगेन ये आप पे पैसा लगा रहे हैं, आपको स्टाइपेंड भी देंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने यूनिवर्सिटीज भी देखनी है। आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स पे मेरा मतलब मशवरा है कि ज्यादा आपने फोकस नहीं करना, टाइम अपना बचाएं, इनकी डायरेक्टली आप इनकी यूनिवर्सिटीज में जाके चेक करें। मैं ऐड कर देता हूँ, राइट? प्लीज प्लीज। हाँ, बासित का एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल जी देखिए, यूरोपियन कंट्रीज का चार्म ये है कि दे हैव यूनिवर्सल कॉन्टिनेंटल वाइज एजुकेशन सिस्टम। मतलब आपको बहुत ज्यादा फायदा ये होता है कि वहाँ पर जो फीस का जो उनका डेकोरम है दैट इज वेरी यूनिफॉर्म। अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करेंगे तो आपको 750 यूरोस की फीस देनी पड़ेगी। 750 यूरोस इज नथिंग। अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, यू हैव टू पे नथिंग। सो across the board European countries are very cheap to study, लेकिन at the same time European countries के अंदर जो एक important factor आपको देखना पड़ेगा that is the visa processing, जो कि एक बहुत influential वो है, पैरामीटर है आपकी वहां जाने के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का वीजा अटेन करना इट्स नॉट इजी। बहुत जगह पे स्क्रूटनी का जो आपका टोटल दौरानिया है वही 6 महीने 8 महीने का है। लाइक ऑस्ट्रिया टेक्स अराउंड 4 to 6 months, जर्मनी का जल्दी हो जाता है, बेल्जियम का भी टाइम लेता है। तो अगर आप कोई भी कंट्री प्लान कर रहे हैं खासकर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देखनी क्योंकि आपका वहां पर खर्चा नहीं है, आपको वीजा जरूर देखना है कि मुझे वीजा कितनी आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल सर, मैं मतलब वीजा उससे बिल्कुल नहीं गुजरा हूं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं। बट थैंक यू फॉर एडिंग दिस। मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि इतना टाइम लग रहा है मतलब वीजा के लिए। बट लाइक जर्मनी का इस्लामाबाद एम्बेसी में और कराची एम्बेसी में देयर इज अ एंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर। कराची के अंदर आपको फिर भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। okay. इस्लामाबाद एम्बेसी जो है जर्मनी की, वो आपको 1 साल बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। यू हैव टू अप्लाई 1 year प्रायर। क्योंकि इशू ये है कि वो पंजाब और केपी के और गिलगित बल्तिस्तान के
गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को कैटर करता है, जो कि एक बड़े प्रोविंसेस है। तो आपको ये फैक्टर भी देखना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्टाइपेंड एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब यूरोप और मिडिल ईस्ट में आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जो है साथ में जॉब्स भी कर सकते हैं। सैलरीज भी देते हैं ये लोग, स्टाइपेंड्स भी देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत हेल्प कर दें टीचर्स की, मतलब एग्जामिनेशन चेक करने में, पेपर्स कंडक्ट कराने में, लेक्चर्स लेने में, या कुछ भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप हेल्प कर दें, तो ये आपको स्टाइपेंड या जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं इनसाइड यूनिवर्सिटीज और आउटसाइड भी। तो जब आप यूरोप या मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, तो जब वहां पे जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनसे जरूर ये इस बारे में जरूर आप बात करें कि स्टाइपेंड या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसमें आपकी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ है, प्लस आप पे एक मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं रहता कि आप जब बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, इसके बाद का पॉइंट आई थिंक ये थोड़ा सा इस तरह का पॉइंट है कि इन जनरल जो है लोगों को नहीं पता होता ये बात, और ये आपको कहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये ओपनली नहीं मिलता है ये चीज। अब हम यूएस कनाडा की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप, क्योंकि ये इनकी वेबसाइट्स पे नहीं लिखा होगा, कहीं पे बताया नहीं जाता, ये बड़ी एक मतलब हिडन सी बात है ये, कि यूनिवर्सिटी का आउटरीच प्रोग्राम होता है। हर यूनिवर्सिटी, हर बड़ी यूनिवर्सिटी का आउटरीच प्रोग्राम होता है। आउटरीच प्रोग्राम क्या है कि वो हेल्प करते हैं स्कूल लेवल स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स को साइंस समझने में, या एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने में, या मतलब उस पर पैसे स्पेंड करते हैं। ये फॉरेन नेशनल्स को इतनी आसानी से पैसे नहीं देते हैं, लेकिन होता क्या है कि पॉसिबिलिटीज हैं। मैं पर्सनली भी जानता हूं लोगों को जिन्होंने आउटरीच प्रोग्राम्स और एलुमनाई नेटवर्क से, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एलुमनाई नेटवर्क भी है। आप ये सर्च करें गूगल पे कि इस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई नेटवर्क, किसी ना किसी तरह कॉन्टैक्ट निकालें, वहां पे कौन है, उनसे बात करें, उनको कहें कि यार मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पास ये पैसे नहीं है, और मेरी भाई ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, और आप मतलब एलुमनाई नेटवर्क मेरी हेल्प कर सकता है कि नहीं। एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है ना बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का, वो उनके लिए ये 1-2 लाख डॉलर्स निकालना कोई मेजर बात नहीं है, अगर आप में वो टैलेंट देखते हैं तो। ठीक है ना, इस पर मैं बात करूंगा जब एंड में कि हम 2 लेवल एक्सपर्टीज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, टैलेंट किस तरह शोकेस करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम और एलुमनाई नेटवर्क जो है, ये इन जनरली, क्योंकि ये इनका ही काम नहीं है कि वो आपको स्कॉलरशिप्स दें, आपको पैसे दें, लेकिन कोई इनको अप्रोच करता है तो ये वहां से एटलीस्ट 20%, 50%, 70% कुछ ना कुछ ये कर देते हैं। इट्स बहुत हाईली लाइकली, लेकिन इसके लिए आपको अपना टैलेंट शोकेस करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं होगा। ठीक है ना, आपने आप नॉर्मल से आपने सीवी भेज दिएगा कि भाई मैं ये, नहीं होगा। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, मैं ये हूँ, मेरी ये सोशल एक्टिविटीज हैं, मैंने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, यहाँ पर फिर जाके आपको होगा इस बार। देयर आर हाउ मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता हाउ मेनी जॉब पर कितनी नंबर देना, मुझे लगता है इस पे बहुत अच्छा। स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस ये भी होता है बाहर, अगर आप अप्लाई करें, ये इनके मैंने इस पे कंट्री नहीं लिखा है क्योंकि ये मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज के लिए वैलिड है स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस। ये यूरोप में, फार ईस्ट में, यूएस कनाडा में, बहुत सारी जगहों पे ये होता है। लेकिन अब पता नहीं इसको फॉर्चुनेटली कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड्स के साथ आपको ऑफर करते हैं। होता ये कि आप जो है ना कंपनीज को अप्लाई करते हैं, कंपनीज का भी वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको कहते हैं सीएसआर। ठीक है, आप वहां पे उनके डिपार्टमेंट निकालते हैं कि इसमें कौन है, आप उनसे बात करें कि भाई मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, और फ्यूचर में मेरा जो एम है वो आपकी कंपनी से बहुत रिलेटेड है, मैं फ्यूचर में आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और तो व्हाई नॉट यू स्पॉन्सर मी फॉर माय बैचलर्स ना, क्योंकि फिर मैं आपकी कंपनी के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ आगे। तो एक बड़ी कंपनी के लिए इस तरह के पैसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये चीजें, ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है ना, ये कहीं पे भी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। क्योंकि लेकिन मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये ऑप्शंस लिए हैं, जिन्होंने ये काम किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगेन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर दिस। आपने अपना पाथवे, अपना इंटरेस्ट शो करना है इस तरह की कंपनी का इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन हो, वरना कंपनी बेवकूफ नहीं है कि आप पे इतना पैसा लगाए और आपको बॉन्ड भी दे के भाई आप जॉब, जब आप बैचलर्स खत्म करोगे तो हमारे पास आप जॉब करोगे। और वो बॉन्ड होता है, लेकिन बॉन्ड लाइफ टाइम का बॉन्ड नहीं होता है। लाइफ मतलब बॉन्ड होता है तकरीबन, मेरा ख्याल है डिपेंडिंग ऑन योर बैचलर्स, कि वो 3 साल का बॉन्ड देते हैं, 4 साल का, 5 साल का, तकरीबन 3 से 5 साल के बीच में बॉन्ड्स जो है वो वेरी करते हैं। उसके बाद अब यू आर फील फ्री टू गो हियर एंड देयर। तो ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं, ये थोड़े से आप, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप अपनी फील्ड में अपने आप को शो कर सकते हैं कि आप ज्यादा, आप अपने इंटरेस्ट अलाइन कर सकते हैं इनके साथ, ये ऑप्शंस मुझे लगता है कि बेस्ट है। आपको
अगर आप जॉब भी मिल जाती है बाद में, और फिर आपको क्या है कि एलुमनाई के साथ अगर आपका नेटवर्क बन गया है तो बैचलर्स के बाद आपकी जिंदगी बहुत सुकून में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पर, बहुत सपोर्ट मिलता है एलुमनाई नेटवर्क से। इस तरह मतलब ये मतलब आप देखें ना यार, स्काउट्स का भी जो एलुमनाई नेटवर्क है यार, उस पे भी आपको हर तरह की एक्सपर्टीज मिली जाती है कहीं ना कहीं से। एक और किसी ने कुछ लिखा है, व्हिच ऑप्शन इज बेटर इफ यू आर गोइंग आउटसाइड टू स्टडी। मैं सवाल समझा नहीं, व्हिच ऑप्शन, कंट्री वाइज, फील्ड वाइज, क्या? लेट्स कम टू टॉप 6 फील्ड्स इन साइंस। नहीं, मैं एक और टॉपिक कवर कर देते ना, बैक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज को ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत मशहूर है जो स्कॉलरशिप्स हैं। देयर आर 3 मेन स्कॉलरशिप्स वर्ल्ड वाइड जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मशहूर हैं। वन इज द फुलब्राइट, वन इज द शेवनिक एंड वन इज द कॉमनवेल्थ। ये 3 बहुत मशहूर स्कॉलरशिप्स हैं जिसके अंदर वो डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों को कैटर करते हैं, और उसके अंदर वो आपका पूरा एक्सपेंस उठाते हैं। जो आपकी लाइफ ऑफ द ग्रेजुएशन है या आपकी लाइफ ऑफ द पीएचडी है, वो आपका पूरा खर्चा उठाते हैं। लेकिन गिवन you prove them that you are good enough and you qualify for all the credentials that they have, तो आप उसमें जा सकते हैं। ये तीनों बहुत टॉप कंट्रीज के लिए आपको ऑफर की जाती है। फुलब्राइट आप यूजुअली यूएस के अंदर करते हैं, शेवनिक यूजुअली आप यूके के अंदर करते हैं, और कॉमनवेल्थ भी। तो ये 3 स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जाते हैं, और 2 साल तक उनको खर्चा दिया जाता है इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप यहाँ पर रहें, आप अपनी एक्सपर्टीज को अपना उसको इन्वेस्ट करें, आप पढ़ें और फिर अपने मुल्क में जाके उसको इन्वेस्ट करें। तो ये 3 ऑप्शंस भी बहुत वैलिड है इन 5 के अलावा। बिल्कुल, पर आई थिंक ये इन बॉन्ड्स के साथ आते हैं राइट, कि आपको यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री 2 साल के बाद। 2 साल के लिए, हाँ बिल्कुल। वो एक स्पोर्ट है कि आप जो फ्री में एजुकेशन की जब बात करते हैं तो these 3 आर एरियाज के जो बहुत ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बासित इसको यार ऐड करने के लिए। जब मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगा कभी तो उसमें मैं ये ऐड जरूर करूंगा इनको। लेट्स मूव टू टॉप 6 इवॉल्विंग फील्ड्स इन साइंस। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आप लोग सबके दिमाग में क्या आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब आप सुनते हैं, सबसे नियरेस्ट आपका कहाँ पाला पड़ा है? आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने? कोई सोच सकता है क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? आप चैट पे लिखें कि किस तरह से सबसे करीब तर आपकी जिंदगी में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे आपकी लाइफ में इफेक्ट हुआ है इस वक्त। गूगल असिस्टेंट और सीरी, बिल्कुल बिल्कुल। चैट इटसेल्फ। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, असल में एक बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है। पहले जमाने में हो ही रहा था, जब हम कहते थे कि भाई जॉब स्टफ हो जाएंगी, उसमें ये हो रहा था कि मशीन्स आ रही थी लेकिन वो फिजिकल लेबर को कैटर कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जब हम कह रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए हम जब ये कह रहे हैं ना कि जॉब स्टफ हो जाएंगी, अब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस आपसे ले रहा है, आपको आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो है वो इससे ले रहा है। You have a website and then you get suggestions. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल इस पे काम कर रहा है। अब हो क्या रहा है इसमें कि भाई आप, अब जरूरी नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपको जाना है तो आपने कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, ठीक है। हमारी फील्ड में मटेरियल साइंस में भी अब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। हम कंपाउंड्स डेवलप कर रहे हैं इन द सॉफ्टवेयर कि हम इनको जब कंबाइन करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी। अब हम लैब में जाके ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आर्टिफिशियल फ्यूचर है, ये होगा, ये नहीं फ्यूचर नहीं है, ये काम शुरू हो गया भाई, ये अब से काम शुरू हो गया और आगे जाके और भी ज्यादा जो है ना इसमें काम बहुत फास्ट मतलब मूव होने वाला है कि किस तरह से हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। तो अच्छा, इसका जो मिसकंसेप्शन है क्लियरली ये कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, हर फील्ड में, आप फिजिक्स में जा रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल को आगे प्रेडिक्शंस देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है अब, ठीक है ना। गाड़ी की जब टेस्टिंग हो रही है कि उस पर कितना प्रेशर लगेगा तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है कि भाई किस तरह से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं है लेकिन ये बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। लेकिन प्लीज पास इट। तो इसमें देखें, इसका एक जो चार्म है वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक क्लोनिंग अ ह्यूमन बीइंग। आप अपने आप को देखें कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो आप सबसे पहले जो काम करते हैं वो आप सुनते हैं सामने वाले को, आप किसी की लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं,
So one of the fields that went through artificial intelligence is natural language processing. You process the language that you get from the ऑडियंस, आप ये करते हैं. फिर आपने फेशियल रिकग्निशन देखी है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट यू डू इज आप मशीन को आंख देते हैं, आप मशीन को फेशियल रिकग्निशन देते हैं कि ही कैन सी जस्ट लाइक यू सी पीपल. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लाइक क्लोनिंग ह्यूमन बीइंग्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से सुनते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, मशीन कैन डू द सेम. इमोशंस हटा के, अभी इमोशंस का पार्ट आया नहीं है फिलहाल इमोशंस नहीं आया. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब जो रोबोटिक्स की फील्ड है वो भी इसी के अंदर आ जाती है. अब रोबोटिक्स में एक और चीज बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में ही या कंप्यूटर साइंस में ही आप रोबोटिक्स में जा सकते हैं. नहीं, आप केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि अब जो रोबोटिक की जो फील्ड आ गई कि आपको पता होना चाहिए. आप मटेरियल साइंस में आपको मटेरियल कौन सा है, लाइट वेट आपको मटेरियल चाहिए, बेंडेबल मटेरियल चाहिए आपको, आपके जो उसके अंदर बैटरीज लगी हैं उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग हुई हुई है पूरी बहुत ज्यादा. अब हो क्या रहा है कि फील्ड्स आपस में मिल के काम कर रही हैं. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा अम्ब्रेला है कि इसके अंदर हर तरह की फील्ड मिल के काम कर रही है. इवन रोबोटिक्स के अंदर, जो कि इसी के अंडर आता है, लेकिन उसके अंदर भी यही है कि सब मिल के काम कर रहे हैं. और एक मतलब आप किसी भी फील्ड, किसी भी बैचलर्स के थ्रू आप इसमें जा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट फील्ड, ऑब्वियसली मैं थोड़ा बायस हूँ इस फील्ड के लिए क्योंकि मैं खुद इस पे काम करता हूँ. रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेल्स एंड बैटरीज. देखें, ऑयल की सीन जो है ना खत्म होने को है बहुत, मतलब नेक्स्ट 30-40 इयर्स जो है इसका सीन खत्म होता जा रहा है. तो अब ये एंड की तरफ जा रहा है. ठीक है ना, 30-40 इयर्स में एंड होगा, लेकिन एंड की तरफ जा रहा है. जब ये चीज नीचे जा रही तो ऊपर अब कोई ना कोई चीज तो आएगी इसको बैलेंस करने के लिए. तो वो है सोलर सेल्स और बैटरीज का जमाना है. तो अब हम लोग सऊदी अरेबिया छोड़ने के बाद बना क्या सऊदी अरेबिया छोड़ने के बाद आपका वो बना है? नहीं, मैं वहां पर भी सोलर सेल्स पे ही काम कर रहा था. इवन मतलब यू कैन इमेजिन ऑयल इकोनॉमी लाइक सऊदी, उन्होंने भी सोलर सेल, हमारा जिस सोलर सेंटर में मैं काम कर रहा था, इट वाज लाइक $multi-million सोलर सेंटर. इतने जबरदस्त इक्विपमेंट्स, वो भी अब सोलर सेल्स पे आ रहे हैं. क्यों? उनको भी समझ आ गई है, उनको भी ये समझ आ गई है कि भाई फ्यूचर जो है वो सोलर सेल्स और बैटरीज का है. ठीक है ना. वो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे स्टार्टअप्स पे कि जो सोलर सेल्स की न्यू चीजें लेकर आ रहे हैं. तो ये फील्ड्स जो हैं अब नेक्स्ट 40-50 इयर्स के लिए बहुत वैलिड रहेंगी, और इनमें भी ग्रोथ बहुत ज्यादा रहेगी. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री, ये टिश्यू इंजीनियरिंग और ऑर्गन्स प्रिंटिंग, इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान को मतलब जैसे अब किसी का हार्ट रिप्लेसमेंट होता है, किडनी रिप्लेसमेंट होती है, तो आपको वेट करना, कोई डोनर आपको चाहिए होता है जो आपको मतलब विलिंग हो मतलब डोनेट करने के लिए. या आपके टिश्यूज मतलब बर्स्ट हो जाते हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी तरह से गिर के, या कोई भी इंजरी होती है कार एक्सीडेंट्स वगैरह में, व्हाटएवर. तो टिश्यू इंजीनियरिंग और प्रिंटिंग ऑर्गन्स जो हैं, ये एक बहुत बड़ी फील्ड बन गई है. ये बनने नहीं वाली है, बन गई है, और ये आगे भी बहुत ज्यादा कंटिन्यू रहेगी. इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं साइंटिफिकली, और अगेन मतलब मॉरली भी, क्योंकि क्लोनिंग पे भी जिस तरह से बैन लगा था, क्योंकि साइंस में मॉरल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं कुछ, तो वो भी हैं. लेकिन ये फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग है, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो इन पे फंडिंग्स डाल रही हैं इन चीजों पे. अच्छा, इन्हीं चीज में फार्मेसीज भी कवर होती हैं. बायो केमिस्ट्री में फार्मेसीज भी कवर होती हैं कि आपने इन ऑर्गन्स को नॉर्मल तरीके से फंक्शन कैसे कराना है. एडवांस प्रोग्रामिंग, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्रामिंग. फदील ने जो बात की, आई थिंक ये मैं मिस कर गया था. थैंक यू फदील इसको भी ऐड करने के लिए यार, कि प्रोग्रामिंग जो है ना वो बहुत, ये मैं बात करूंगा एंड में कि प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हैं. और हर फील्ड में, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स एक थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है. अर्शियान को मैं म्यूट कर रहा हूँ, आई थिंक उसके से हुआ रहा था. अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स की आपने अच्छी बात की है. मैं इसको खाली एक ऐड कर दूं कि देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट, इस पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है. मैं जर्मनी में जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, हेमहोल्ट्ज़ बर्लिन, वहां मैं पहला पाकिस्तानी था जो कि उसकी अपनी फंडिंग पे काम करने आया. वो भी मेरी बॉस को, जो मेरी प्रोफेसर थी वहां, उसको लड़ना पड़ा आगे जाके कि नहीं, मुझे यार इस तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत है, मुझे चाहिए ये बंदा. वो तकरीबन 2 महीने लड़ती रही है वहां के मैनेजमेंट से. क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर था. अभी दिसंबर में वो फाइनली बंद हुआ है. ठीक है ना. तो अपनी जिस तरह वो मतलब बासित ने वीजा की बात की ना, तो आई थिंक फील्ड्स को ऑब्वियसली मैं मतलब
मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी को डिस्करेज करूं इस चीज के लिए कि आपका इंटरेस्ट अगर इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में या, बट बी केयरफुल विद दैट कि आपको बीइंग ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में कि आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो, क्योंकि मेरी बॉस को वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे उससे मालूम पड़ा कि यार ये मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है, तो वो उसको लड़ना पड़ा मेरी वजह से। मैं वही बंदा हूँ, मैं किसी और पासपोर्ट से आता था तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं इसलिए मतलब फील्ड सिलेक्ट करते हुए आप ये भी शायद देख लें। अच्छा इसने बात निकाली तो उससे मुझे ये वाली बात भी याद आ गई और मैंने आप लोगों को कर भी दी ये बात। इसके अलावा ई टेक्सटाइल्स की फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। मैं बर्लिन में कॉन्फ्रेंस में गया था, आईडी टेक एक्स, वो कॉन्फ्रेंस थी न्यू टेक्नोलॉजीज की। उसमें 40% ऑफ द बूथ्स एंड प्रेजेंटेशंस वर फ्रॉम ई टेक्सटाइल। एक फील्ड से इतनी प्रेजेंटेशंस आ रही हैं। ई टेक्सटाइल्स है क्या? ई टेक्सटाइल्स ये कि जो सेंसर्स वगैरह हैं वो आपकी बॉडी के साथ अटैच्ड हैं किसी कपड़े में, ठीक है ना। से टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, आपने पहनी हुई है, अब इसमें से हार्ट रेट मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इसमें एलईडीज लगी हुई है, आपका मूड के हिसाब से जो कलर चेंज करेंगी। आप बता सकते हैं कि एलईडी कितनी ब्राइट हो या क्या हो। आप भाग रहे हैं तो आपको आपके स्टेप्स काउंट, आपको मोबाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन टॉक एवरीथिंग, यू कैन डू इट विद योर टी शर्ट्स, ठीक है ना। और इतनी कनेक्टेड होंगे आपस में दूसरे के, आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने एक इंटरव्यू भी किया है बहता पानी पे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसपे वो मोस्ट लाइकली 24 मई को, नेक्स्ट संडे को मैं एयर करूंगा इसको शाम में 6-6:30 बजे। अपना एक स्माइली है रहीम जिंदानी, जो कि पीएचडी की है इसने टेक्सटाइल्स में, और वो इसका बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है ऑब्वियसली इन चीजों में, तो इसलिए मैंने उससे बात की है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फील्ड होने वाली है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 300 लोग सिर्फ इस फील्ड पे लगा दिए, इसकी रिसर्च पे लगा दिए। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन 300 लोगों की सैलरी उठा रहा है वो, सिर्फ इसलिए कि यार उनको पता है कि ये फील्ड कितनी बड़ी होगी। कोरिया इसमें बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है ना। शूज इस तरह के मतलब एक रिसर्च जो है एडिडास और आइकिया की हो रही है, जो कि शहबाज मैं आपको खाली म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी। एक आइकी और एडिडास की रिसर्च इस पे चल रही है, वो इस तरह के शूज डिजाइन करेंगे, अपने सोफे पे बैठ के फुटबॉल खेल सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ये ई टेक्सटाइल्स जो है ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। ये अभी इतना आम फहम में नहीं है। इस पे मतलब इंशाल्लाह मैं जो उसका इंटरव्यू है मैं करूंगा, उसमें उसने बहुत ज्यादा डिटेल्स बताई हैं किस तरह के इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और करियर की अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसके अंदर। तो लेकिन ई टेक्सटाइल्स को जरूर आप लोग चेक जरूर करें। आप लोग आज मतलब जाएं रात में या कल सुबह, इसको जरूर गूगल करना ई टेक्सटाइल्स है क्या। मजा आएगा आप लोग को देखने में कि दुनिया कहाँ जा रही है ई टेक्सटाइल्स के हिसाब से। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, स्पेस रिलेटेड फील्ड। अब मतलब अब कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अगर कोई फील्ड ग्रो करेगी उस लेवल की, वो है स्पेस रिलेटेड एप्लीकेशन, स्पेस रिलेटेड फील्ड्स। अगेन इसके अंदर देखिए केमिस्ट्री, आपको फ्यूल डिजाइन करना है कि आपका जो रोबोट बाहर जाएगा, ये इवन मतलब ह्यूमन जब बाहर जाएंगे स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह से हो जाएंगे। आपको बायोलॉजिस्ट चाहिए, प्लीज शेयर। मैं एंड में इस पे बात करूंगा यूट्यूब की या उसकी, तो अभी फिलहाल आप लोग इस पे फोकस करो। हाँ, स्पेस रिलेटेड एप्लीकेशंस जो हैं, तो आपको मटेरियल डिजाइन करना इतना लाइट वेट हो, इस तरह का मटेरियल हो कि वो अर्थ का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सके, बाहर का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सके। फिर उसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि आपने यहाँ से उसको लॉन्च करना है, अर्थ भी मूविंग है, मून मूविंग है, मार्स मूविंग है, आपने किस तरह से उसको वहां लैंड कराना है। इसके पीछे बहुत ज्यादा, इसके आई थिंक एक मूवी भी आई थी नासा की, फॉरगॉट अबाउट इट, कि उसमें 3 मतलब वुमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने अपना मैथ्स और फिजिक्स यूज करके किस तरह से मतलब इनिशियल लॉन्चिंग की थी। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब आई थिंक अगर आप स्पेस रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में आप इसमें जंप कर सकते हैं, लाइक फॉर योर मास्टर्स एंड पीएचडी। तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप केमिस्ट्री में है, मटेरियल्स मेटलर्जी में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिस्ट्री, व्हाटएवर योर फील्ड इज, आप इसमें जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ई टेक्सटाइल्स के लिए मैंने शायद बताया नहीं कि आप मतलब केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग, इन 3-4 चीजों के साथ आप इसमें मूव कर सकते हैं। और लास्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। फिलहाल तो यही है कि अर्थ ही है हमारे पास रहने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली मार्स की एक्सप्लोरेशन चल रही है। जिस तरह वो टेस्ला वाला जो है अपना इलॉन मस्क जो है, इसका कंपनी स्पेस एक्स, वो भाई साहब ये ट्राई कर रहे हैं कि मार्स पे किसी तरह एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, 2 बड़े मेजर एस्पेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली चीजें निकलती हैं।
पहली चीज ये कि अर्थ पे आपको कैसे अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब ये बिल्डिंग्स के अंदर भी एनवायरनमेंट है, सिटी वाइज एनवायरनमेंट, कंट्री वाइड एनवायरनमेंट है और ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत फंडिंग है इसकी। ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस रिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी फील्ड की इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग है, बहुत ज्यादा रिसर्च ग्रांट हो रही है इस चीज के लिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, कि एयर प्यूरिफिकेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो गया एयर से, प्लांटिंग के क्रॉप्स मतलब ग्रोइंग है, तो जो भी इसके अम्ब्रेला में आता है इसमें बहुत फंडिंग है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन, आई थिंक किसी ने वाटर की भी बात की थी, किसी ने चैट पे लिखा था वाटर का भी, तो वो सारा इसके अंदर जाता है। इसमें बहुत फंडिंग है, बहुत ही फील्ड ग्रो करेगी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आखिरी की 2-3 स्लाइड्स मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि आपको सिर्फ बता सकूं न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या आ रहे हैं। पहले था कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसकी टीम में सारे मैकेनिकल इंजीनियर होते थे, अब चेंज हो गया, ये पिछले 5-10 साल से ये सीन हो गया है कि अब भाई आपको टीम, हमारी टीम में, हमारे जिस लैब में मैं काम करता हूँ, हमारी लैब में भी केमिकल इंजीनियर भी है, मैकेनिकल इंजीनियर की, आपको सोलर सेल के स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है कि भाई वो अगर फ्लेक्सिबल है तो कितनी दफा आप उसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, अब हम उसकी इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो वहां पर किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अब हो ये रहा है कि आपको लेट्स से आपको एक चीज पसंद है, लेट्स से आपको सोलर सेल्स पसंद है, तो यू कैन डू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मटेरियल्स, आप स्टिल उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उसका एस्पेक्ट जो है काम का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे आप मैकेनिकल हैं तो आप उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, आप उस पर हीट दे के देख रहे हैं, पानी डाल के देख रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको सोलर सेल्स पे काम करने का शौक है, तो आप इसके इंस्टॉलेशन के साइड एस्पेक्ट देख रहे होंगे कि भाई इसको इंस्टॉल कैसे करना है, घरों में किस तरह से उसको डीसी टू एसी कन्वर्ट करना है या एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है, तो आप ये साइड। अब केमिकल है तो आप उसकी सिंथेसिस देख रहे हैं कि मटेरियल को बनाना कैसे है। हाँ, मटेरियल साइंस में तो आपने मटेरियल को फैब्रिकेट कैसे करना है, सोलर सेल्स में सोलर सेल्स को कैसे बनाना है। केमिकल देखेगा रॉ मटेरियल कैसे क्रिएट करना है कि जिससे वो सोलर सेल्स बना सके, समझ रहे। तो ये इसका एक कोलैबोरेशन अगर जब तक नहीं है ना, अपनी अपनी एक्सपर्टीज, किस तरह मैंने शुरू में बात की थी एक्सपर्टीज और कोलैबोरेशन की, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आपके पास लोग हैं कोलैबोरेशन के लिए, और आजकल का जमाना है ही यही। आप अपनी एक एक्सपर्टीज से आप दुनिया में चेंज नहीं ला सकते, ठीक है ना, बहुत रेयर केसेस में अभी होता है, ठीक है ना। अब एलोन मस्क को ही देखें यार, वो पेपल था, पेपल से फिर भाई ने टेस्ला शुरू की, नाक गाड़ी उन गूंगी कंपनी होती है, में आया बात है। मार रहा होता है। क्या क्या है? तो अब आपने ये करना है कि आपने एक्सपर्टीज डेवलप करनी है डिफरेंट डिफरेंट किस्म की, ठीक है ना, और आपने कोलैबोरेशन में जाना है। ये अब न्यू कॉन्सेप्ट है, आप एक फील्ड को लेकर आप नहीं आगे बढ़ सकते। अब आपकी फील्ड में डिफरेंट लोग भी होंगे, लेकिन अच्छी बात ये कि आप भी मूव कर सकते हैं। आप जब उनसे एक्सपर्टीज शेयर करेंगे तो आपकी भी एक्सपर्टीज बढ़ती है, तो आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड मूव करना आपके लिए इजी हो जाता है जब आप इस तरह के टीम्स में काम करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये था कि पहले जमाने में ये जो आप देख रहे हैं कि यार जो स्क्रीन पे आ रहा है कि भाई आप विजुअली स्पेशल हैं, आप आपके लफ्ज अच्छे हैं, आप मतलब वर्बली लिंग्विस्टिक बहुत अच्छे हैं, तो आपको इस चीज में जाना चाहिए। आप म्यूजिकली आपको दिमाग बहुत चलता है तो आपको इस चीज में जाना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, और आजकल जो ये हम करियर एडवाइजर्स कभी बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो चीजें निकलती हैं, तो बात हो रही होती है कि अब का जमाना आया ना, थोड़ा चेंज हुआ है। पहले था कि आप इस चीज में अच्छे हैं, आप इस चीज में आगे जाएं। अब इस चार्ट को नेगेटिवली रीड करना चाहिए कि अगर आप इस चीज में अच्छे नहीं हैं तो आपको इस चीज में नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं। बाकी चीजों का आप एक्सप्लोर करते रहे, समझ रहे हैं। एज अ कैरियर कुछ को आप एज अ हॉबी, कुछ को आप कंबाइन कर सकते हैं। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। साइंस कम्युनिकेशन के अब कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। पहले ये फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, आज से 10 साल पहले तक। हुआ ये कि भाई साइंस को और जर्नलिज्म को कंबाइन कर दिया गया, क्योंकि भाई जो साइंस हम लैब में कर रहे हैं वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि भाई ये सीन है। तो ये साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड से इवॉल्व हुई है। अब वो साइंटिस्ट भी हैं उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि जर्नलिज्म के कोर्सेज लेके अब ये कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये था कि आप इसमें अच्छे हो तो आप ये फॉलो करो। अब लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है, क्योंकि आपने एक एक्सपर्टीज से आपकी काम नहीं चलेगा, आपने मिक्स एंड मैच करना है अपने एक्सपर्टीज के साथ, आपने कंबाइन करना है 2-3 एक्सपर्टीज। आप साइंस में अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो यू कैन गो इन साइंस कम्युनिकेशन। आप म्यूजिक में अच्छे हैं, लिंग्विस्टिक में अच्छे हैं, यू कैन गो एंड बिकम अ सॉन्ग राइटर, या आप जनरल मतलब किसी भी चीज के गाने लिखें, मतलब लिटरेचर की शायरी लिखें, वट आपने कंबाइन करनी है अपनी एक्सपर्टीज, है ना। अब ये इसको नेगेटिवली इस चार्ट को रीड करना चाहिए कि भाई अगर मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं
उस चीज को नहीं करें, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। आप किसी चीज में अच्छे हैं उसी में आगे जाते जाएं, जिस चीज में अच्छे नहीं है उसमें आगे नहीं जाए, ठीक है। तो अब इस चार्ट को थोड़ा सा, आई थिंक ये हॉवर्ड गार्डनर का चार्ट है, बहुत मशहूर चार्ट है करियर प्लानिंग के लिए। लेकिन अब इसको जो है वो रीड करें, लेकिन नेगेटिवली रीड करें कि अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो मैं एटलीस्ट उस एरिया को फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन जिसमें अच्छे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको फिर आप एक्सप्लोर करें, और वो 2-3 चीजें हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप एक्सप्लोर करें 2-3 चीजों को। हाँ, अच्छा, न्यू कॉन्सेप्ट यही जिस तरह मैं बता रहा था कि आप जब कोलैबोरेट करते हैं, आप सीखते हैं दूसरों से, आपकी न्यू स्किल सेट बनती हैं, आप में और एक्सपर्टीज आती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग या बिफोर यूनिवर्सिटी डेज डेवलप योर इंटरेस्ट, ठीक है ना, कि आप अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश जरूर, आपको पढ़ाई के आगे गोल समझ आना चाहिए कि यार मैंने ये अचीव करना है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब वो गोल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो जरूरी है, उसके बगैर आप कोई मास्टर्स में नहीं लेगा, जॉब नहीं देगा, या जब आप बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे कहेंगे भाई तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज है, तुम एक पीस ऑफ पेपर इज जस्ट हेल्पफुल टू शो पीपल के यार ठीक है मेरे पास एक 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 ट्रस्टवर्थी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो लोगों का ये ट्रस्ट आप पे रिकॉर्डिंग आता है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीजें ये। तो ठीक है ना, तो अपना इंटरेस्ट जरूर बनाएं कि आगे गोल बनाएं कि यार लेट्स से मैं रोबोटिक्स में जाना है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं, अब वो लोग लें, ऑनलाइन कोर्सेज लें, ठीक है ना। एक स्किल सेट फ्यूचर में इनफ नहीं होगा, ठीक है, ये कर लो। अगर हाँ, अगर आपने इस तरह का अपना फ्यूचर देखते हैं कि आपने बस थोड़ी मोटी जॉब करनी है और इसी में कंटिन्यू रहना है, जैसे बैंक में आप लग गए हैं, एक ही जगह पे लग गए, आप वहीं से ही अब आपने निकल के जाना है, ये कॉन्सेप्ट था, अभी भी चल रहा है। फ्यूचर में 10-12 साल बाद ये चीज वैलिड नहीं रहेगी, एक स्किल सेट पे काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, जरूरी है कि आपने 1 से 2 स्किल सेट्स आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मेरा सजेशन, मेरा पर्सनल सजेशन, मैं सजेशन को बोल्ड किया है कि सिर्फ सजेशन है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर ट्राई करें, पाइथन सीखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये फ्री है, इसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे भी नहीं देती यार, मैंने पीएचडी के बाद लिटरली मैंने पाइथन लैंग्वेज जो है अपनी पीएचडी के बाद सीखी। लोग पीएचडी कर रहे सोचते हैं यार भाई अब क्या पढ़ाई, अब क्या लर्निंग, नहीं नहीं नहीं, पीएचडी आपको सिखाता है कि आपने किस तरह फास्ट लर्न करना है, ठीक है ना, कि फील्ड आगे बढ़ रही होती है, नॉलेज आगे बढ़ रही होती है क्विकली। तो मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन, ये किसी भी साइंस की फील्ड में जाए, किसी भी साइंस की फील्ड में जाए, पाइथन सीखें और आर्डिनो सीखें। आर्डिनो क्या है, जिस तरह मैंने ई टेक्सटाइल्स की बात की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की या आईओटी आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे आजकल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी सबकी शुरुआत आर्डिनो से होती है, ठीक है ना। इसके भी कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री हैं, कोडिंग वोडिंग सब, मतलब इतना इजी है ये सब कि उसने यही बताया कि भाई किस तरह कपड़े को काटना है, किस तरह से आपने सेंसर स्टिच करना है, या आप अपना कोई फ्रिज, अपनी कोई वेइंग स्केल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, छोटे छोटे गैजेट्स बना सकते हैं अपने घर के अंदर यार, बहुत चीप है। रोबोट ब्रेन आर्डिनो, आई थिंक इट्स अ काइंड, हाँ इसको कह सकते हैं, बट इट्स नॉट कंप्लीटली लाइक दैट। अशमल ने लिखा है, इफ आई ऑप्ट कंप्यूटर साइंस इन स्कूल लेवल, is it possible for me to continue with engineering later in college? Yes, computer science बिल्कुल, एक्चुअली यही पाथ बनता है इंजीनियरिंग का मोस्ट लाइकली, कि आपने कंप्यूटर साइंस करना है और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग, इनफैक्ट बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। लेकिन आप किसी भी लेवल पर है, पाइथन और आर्डिनो के कोर्सेज लें ऑनलाइन अपनी लाइफ में। अच्छा, मैं एक जगह सेशन ले रहा था, आई थिंक यूएस में था मैं, और मेरे पास एक बंदा आया, कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक्स में हूँ, मुझे भी सीखना चाहिए पाइथन। मैंने कहा यार आप डेटा किस तरह प्लॉट करते हो अपना इकोनॉमिक्स का, ये वो कह रहा एक्सेल पे करता हूँ। मैंने कितना टाइम लगता है आपको, कह रहे यार हर दफा मतलब तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं प्लॉटिंग में। मैंने कहा अगर आप पाइथन सीखेंगे ना, आप अपना डेटा प्लॉटिंग कुछ और ना यूज करें यार, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी ना यूज करें, कुछ भी ना यूज करें, सिर्फ मतलब डेटा प्लॉटिंग अगर आप यूज करें ना, मतलब पाइथन, आपको शुरू में एक दफा डेटा की स्क्रिप्ट बनाने में 1-2 घंटा लगेगा, फिर जो है वो एक क्लिक में सारे काम होंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पाइथन बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, और आर्डिनो बहुत जरूरी है, आप इसको सीखें, एटलीस्ट मेरा मशवरा है एक्सप्लोर जरूर करें, ठीक है ना। आपको मजा आएगा यार, इसमें इतने जबरदस्त गैजेट्स बनते हैं, यूट्यूब पे आप जाएं, आर्डिनो ट्यूटोरियल्स, इतने सिंपल ट्यूटोरियल्स हैं कि आपने बस ये कनेक्ट किया, ये रजिस्टर कनेक्ट किया, वो आपको पूरी डिटेल, एक एक चीज की डिटेल बताएगा उसमें, ठीक है। तो मेरा सजेशन है ये कि इसको जरूर ट्राई करें, ये आपको लाइफ में जरूर काम आएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में आगे, अगर आपने साइंस में रहना है स्पेशली, ये जरूर काम आएगा, और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फिर आप निकाल सकते हैं आगे बहुत सारी, ठीक है। तो ये कुछ मेरी मतलब सजेशंस थे।
हाउ टू रीच मी, मतलब आप मुझे लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं। मैं इन जनरल मतलब संडेज को जो है वो मैं इस तरह की क्वेरीज के आंसर कर रहा होता हूँ लिंक्डइन पे। तो जो भी लोग मुझे ईमेल कर रहे होते हैं मैं पूरा हफ्ता उनको ईमेल का रिप्लाई नहीं करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस पे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैं संडे को अपना टाइम निकालता हूँ, इस तरह के जो भी ईमेल्स आते हैं एटलीस्ट मैं अगर ईमेल का रिप्लाई कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कुछ, तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ कि क्या आप कर सकते हो, किस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए। It's not the right time. अच्छा, फेसबुक पे अभी मैंने रिसेंटली ये स्टार्ट किया बेता पानी किया, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई यू शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। तो अब मैं बेता पानी पर्सनल ग्रोथ पे बात कर रहा हूँ। ये यही इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है बेता पानी, और फेसबुक पे मैंने ग्रुप और पेज भी बना दिया है। तो फील फ्री टू राइट, अगर आपको कोई कंटेंट शेयर करना है इस पर शेयर करें। और बेता पानी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं इंटरव्यूज जो फील्ड में आगे हैं अपनी अपनी फील्ड में, साइंस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैं उनको ला रहा हूँ एक एक करके, और उनका इंटरव्यू शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हम ग्रो, क्योंकि हर चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी उनसे पूछना पड़ता है बहुत सारी चीजों का। तो जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाऊं यहाँ पर और अपने साथ उनकी एक्सपर्टीज हम शेयर करें। तो ये तरीके हैं इन जनरल भी मुझसे बात करने के, बट फील फ्री नाउ मतलब क्वेश्चंस के लिए। बिल्कुल, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स पहले वो वाला कर लेते हैं जो सलमान का है, ठीक है? ठीक है। सलमान का क्वेश्चन है कि भाई बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट अब है क्या। देखिए मोस्टली मैं क्योंकि साइंस की फील्ड से रिलेटेड हूँ, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट वाले जब, क्योंकि हमारे लिए जरूरी होता है कि उनसे फंडिंग लेना, क्योंकि उनकी फंडिंग के बगैर हम चल नहीं रहे होते हैं। तो मोस्टली यही है कि अब बिजनेस की फील्ड भी बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई है, ठीक है ना। पहले अगेन एक्सेल शीट्स, अगर आप सलमान अगर आप बहता पानी को फॉलो करते हैं ना यूट्यूब पे, तो मैंने एक इंटरव्यू किया था आजर अली शाद का, वो इसी तरह की चीजों में बिजनेस एनालिटिक्स और मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के मतलब फील्ड में ही है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है इनके लिए। तो वो यही बता रहे कि यार फील्ड इतनी पुरानी थी कि भाई सब जो है ना वो यही कर रहे थे कि यार एक्सेल पे काम कर रहे हैं, उसके बगैर काम नहीं चल रहा, और वही डायरियां बनी हुई हैं। अब हो ये रहा है कि भाई लोग मूव कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिजनेस में भी, ठीक है ना। बिजनेस मैनेजमेंट भी अब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, अब जैसे आप गूगल का पढ़ें, माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ें, इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में अब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लाना शुरू कर दिया। बिजनेस डिसीजंस अब ये सिर्फ ह्यूमंस नहीं ले रहे हैं, ये पाइथन बेस्ड स्क्रिप्ट्स हैं जो कि डेटा एनालाइज कर रही हैं कि भाई ये चीज इतनी चली थी, ये चीज में इतने लोगों का एंगेजमेंट था, इस एज ग्रुप का एंगेजमेंट था इस बिजनेस में, और अब हम जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसमें क्या कैटर करें, ठीक है ना। तो हो ये रहा है कि इसमें मैं ऐड करता हूं। स्क्रिप्ट्स एक सिंह खाली मतलब पाइथन बेस्ड स्क्रिप्ट्स आपको सजेशंस देते हैं, फिर वो ह्यूमन उसको फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ह्यूमन इंटरेक्शंस पे कम होता जाएगा। प्लीज। हाँ, तो अजीज ने भी लिखा है गूगल एनालिटिक्स और डेटा स्टूडियो पावर बीआई। बिल्कुल, लेकिन गूगल एनालिटिक्स, डेटा स्टूडियो, पावर बीआई का इशू ये है कि इनका जो डेटा का स्कोप है दैट इज वेरी लिमिटेड। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ द डेटा। अब गूगल ने ओपन सोर्स, जिसको हम क्लाउड की एक टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्लाउड की टेक्नोलॉजी पे दे आर नाउ होस्टिंग मशीन लर्निंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर, जहां पर आप ये कर सकते हैं। जहां तक जो बात है बिजनेस मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिटिक्स की, सो देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन कि अचानक से जो बिजनेस की फील्ड के बच्चे पड़ जाएगा। दैट इज नॉट द केस। That is entire case. What you need to know is how you draw analytics from that certain area of expertise in question that is there. आप किस तरीके से उसमें अब बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अगर आपको बहुत बेसिक अगर स्टार्ट करना है, so go for EDX और go for Coursera, और वहां पर आप बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स और बेसिक जो कंप्यूटर प्रोग्राम आप करें तो you can go beyond what you have now. Sir, can we get your email? अब मैं इसलिए अभी आई थिंक किसी ने पूछा था, मैंने यही रिप्लाई किया कि मैं ना ईमेल्स रिप्लाई करने में बहुत स्लो हूँ। लिंक्डइन पे आप अगर मुझे, मैं अपना मतलब लिख दूंगा एक ईमेल एड्रेस, लेकिन मोस्ट लाइकली होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ईमेल्स का, मैं बहुत स्लो हूँ इस चीज में। बट लिंक्डइन पे मैंने कहा मैं हर संडे बैठता हूँ और मुझे इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं,
तो मैं उनका रिप्लाई कर रहा होता हूँ मोस्टली संडेज को। ईमेल में क्या है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा चीजें आ रही होती, तो मैं इसको सही सॉर्ट आउट नहीं कर पाता हूँ। ये मेरे अंदर का प्रॉब्लम है, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज मतलब आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैंने अपना मतलब लिख दिया ईमेल एड्रेस, लेकिन आइडियली आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करो, वो मेरे लिए ज्यादा इजी रहता है रिप्लाई करना। फतील बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल बिल्कुल। आई लर्नड इट, दैट्स एन अस्टनिंग थिंग टू लर्न। दैट्स गुड फतील। और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक बासित कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहले से थे, और वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें। जी जी, हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। सर इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे आपसे? अभी क्वेश्चंस हैं, बाद में आप चैट में लिख दें या आप अभी ओरली पूछ लें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, एक जो बहुत लीडिंग सवाल होता है वो ये होता है कि क्या हम बैचलर्स के लिए अब्रॉड के लिए ऑप्ट करें या मास्टर्स के लिए अब्रॉड के लिए ऑप्ट करें या पीएचडी के लिए अब्रॉड के लिए ऑप्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं ए लेवल्स के बाद ही चला जाऊं बाहर, या मैं बैचलर्स के बाद थोड़ा सा काम करके जाऊं, या बैचलर्स के बाद भी फॉरेन चला जाऊं। सो आप इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए? हाँ, अच्छा, मास्टर्स और पीएचडी का जहां तक ताल्लुक है ना, बाहर से करो फॉर श्योर। मतलब मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पाकिस्तान का जो ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ कोर्सेज पे मबनी है। मतलब मुझे साइंस का पता है, मुझे एमबीए का इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से चल रहा है। मुझे ये पता है कि यार जो एमएससी और पीएचडी लेवल जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो ऑब्वियसली अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर की, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बाहर जाओ, नो डाउट। मतलब यार अगर बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे रिस्क नहीं लो, ठीक है ना। ठीक है सलमान, इस पे बाद में बात करते हैं, श्योर, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे आप बिल्कुल बाहर निकलें, कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करो इस चीज पे, ठीक है। बैचलर्स लेवल, पाकिस्तान में बैचलर लेवल अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे लम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, जीआईके है, एनईडी अब इम्प्रूव होने, यूईटी लाहौर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट आई थिंक यूईटी लाहौर में आपको पंजाब का एफिडेविट मतलब चाहिए, जिस तरह आई थिंक वो एनईडी में आपको एडमिशन के लिए सिंध का चाहिए होता है, इस तरह से वहाँ भी है। बैचलर्स की अपॉर्चुनिटी अगर बाहर नहीं मिलती ना, मैं ये एडवाइस करूंगा कि भाई पाकिस्तान से करो। पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, प्लस यू आर क्लोज टू योर फैमिली, प्लस आपको टाइम मिल जाएगा कि आप नए कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि अब कोई इशू नहीं है। लेकिन मास्टर्स और पीएचडी में बाहर निकलो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो इस चीज में। बैचलर्स के लिए अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, बाहर भी अच्छा है। क्या बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, निकलो बाहर। क्या आईडी है? कमाल, मैं आपको म्यूट कर दूं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ, तो ये मेरा आंसर है, आईबी सिस्टम और कैम्ब्रिज सिस्टम। देखिए फदील, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आईबी सिस्टम में जाना है, कैम्ब्रिज सिस्टम में जाना है। यही मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि प्लान करें कि आगे कहाँ। देखें, अगर आपने आगे जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वो आईबी सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करती या कैम्ब्रिज सिस्टम को रिकॉग्नाइज, बहुत हार्डली ऐसा होता है कि वो इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज ना करे। यूजुअली आईबी सिस्टम और कैम्ब्रिज सिस्टम हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है। इंटर जो है ना, वो काफी जगहों पर रिकॉग्नाइज नहीं है हमारा इंटर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन का या फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। बट अगेन यूके में एक्सेप्ट होता है, यूएस में भी कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होता। लेकिन आईबी और कैम्ब्रिज मतलब डिपेंड करता है आपने कहाँ जाना है, आप कहाँ का एम कर रहे हो। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप पहले वो गोल बनाओ, फिर आप ये चीजें फॉलो करो। ये फॉलो करने के बाद गोल बनाने का चीजें होता है कि आप बहुत सारी चीजें मतलब मिस आउट कर जाते हैं। तो इफ समवन इज इन AKU बोर्ड, सो व्हाट इज सो आगे क्या अगर आप करना चाहते हैं। देखिए AKU बोर्ड अभी न्यू है, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजों में रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया। एक तो मतलब आगा खान का नाम है, ठीक है ना, आगा खान बोर्ड या IIS की वजह से बहुत ज्यादा नाम है बाहर, तो ये रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज को नहीं पता होगा, क्योंकि ये हर जगह पे नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, तो ये बहुत सारी, लेकिन वो एक इक्विवेलेंसी निकलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इक्विवेलेंसी ऑफर करती हैं, कनाडा भी है, वो इनकी अपने कुछ कंपनीज हैं इक्विवेलेंसी ऑफर करती हैं।
तो वो आपको कर सकते हैं इस तरह की चीजें। तो आप AKU बोर्ड का आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इज्जत बहुत है भाई। AKU की आ जाओ, आगा खान का नाम आता है ना, बहुत एक इज्जत है यार। ठीक है, और सवाल? बासित इधर ही है? बासित को की फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई तो वो चला गया है। रही मैं अकबर बात कर रहा हूँ। ओके अकबर, सब खैरियत है? तो है? हाँ, वो उसकी फुप्पी का उसका फोन आया कि उसकी फुप्पी का कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको ओके इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। ओके ओके ओके, जिस्म करे। ठीक है, परफेक्ट है। तो किसी और को कोई सवाल है? What about tests such as SATs? ये बिल्कुल आपको देने, अगर आपने यूएस में जाना है आपने जरूर देने। यूएस कनाडा में इसकी बहुत वैल्यू है, SATs की, GREs की। समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स कैरियर, मुझे इसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी स्पोर्ट्समैन को अपने चैनल पे लेकर आऊं, बहता पानी पे लेकर आऊं और उनसे बात करूं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई आइडिया नहीं है स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे बनेगा। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फील फ्री टू पॉप आउट ऑफ द चैट कि कभी भी आप हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू आफ्टर दिस कॉल। सलमान, मेरे ख्याल हम इसी कॉल पे कंटिन्यू रहते हैं। सब जब चले जाएंगे तो वी कैन कंटिन्यू विद दिस कॉल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और किसी को अगर कोई सवालत हैं तो मतलब if they want to leave, I can see Ashmal there. अकबर, मुझे मतलब बासित ने बताया था कि शुरू में उसके पास कुछ सवालत लिखे हुए थे। मैंने कुछ तो कैटर किए थे यार अपने उसमें, लेकिन मुझे याद नहीं अब वो सवालत एग्जैक्टली क्या थे। बट आई थिंक अगर फिलहाल अभी किसी को सवालत नहीं है तो फील फ्री टू मतलब राइट मी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, या आप मतलब मेरा फेसबुक पेज पे आप फॉलो करें। और यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि हर तरह के करियर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाकर मैं उनसे इंटरव्यू करवाऊं। तो लेट्स सी कि किस तरह हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में। ठीक है, आप थैंक लोग यू जो आप है सबने वो सुना। अगर ये रहीम सर का पेज भी ज्वाइन कर लेंगे ना, बहता पानी, तो वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस है। उनको देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा डिफरेंट लोग के डिफरेंट ओपिनियंस और एक्सपर्टीज जो है ना, उनका एक्सपीरियंस भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बाकी लोग क्या किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग इनके पेज को भी जो है वो फॉलो करें, आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक फिर मैं कॉल कैंसिल कर रहा हूँ, फिर मैं सलमान के साथ यस सर। तो आप लोग ठीक है भले रहीम, तो मतलब मीटिंग एंड कर दें आप लोग अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सभी हम जो है वो स्काउट यूनिट की तरफ से जो है वो रहीम सर का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और जो है वो आप सबके लिए सेशन अरेंज किया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है और रहीम सर के पास बहुत एक ह्यूज एक्सपीरियंस है इतनी सी उम्र में। तो आप लोग जरूर इसका फायदा उठाइएगा और जो है वो बिल्कुल इनसे क्वेश्चन कीजिएगा कैरियर के हवाले से, जो भी इश्यूज है होपफुली ये रिस्पॉन्ड करेंगे और जो है वो आपकी इनकी जो ओपिनियन से आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू रहीम। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैं सर। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं मतलब बासित और अकबर को दे दूंगा, तो फिर इट्स अप टू देम देन। ठीक है, थैंक यू रहीम। वेलकम। तो मैं भी तो थैंक यू थैंक लिखूंगा। यू सर। वेलकम। करीम सर। हाँ हाँ सर, मेरा नाम रहीम है लेकिन मैं अपने भाई का आईडी यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैं करीम के नाम से हूँ यहाँ पे। Okay, sorry. वैसे कोई मसला नहीं है। Can we please get the recording? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बासित सर और अकबर सर को दे दूंगा, तो फिर Okay, वो sure. अपने हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे जो भी मीडियम सही होगा। Thank you. Thank you. वेलकम Thank you. थैंक यू वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। बैठना।
आप लोग जो बच गए आप लोग कोई बात करनी है या आप लोग मतलब कॉल कैंसिल कर दें? आपको बात भी करनी तो फोन बंद कर दे। आपकी तरफ से बात करनी तो बंद करना ना, फोन बंद कर दो। यहाँ से कैसे जाएगी? एक सेकंड आ जाओ। गीला हो रहा था ना। यस मैं सबको हाई कर दे। तो मेरी बेटी भी आ गई मेरे पास अभी। कमाल। मैं काम करता हूँ, मैं ही जो है ना वो आप लोग की कॉल एंड कर देता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। यस सही है। Sir, I have one question. बोलो शमरोज। यस शमरोज, आपको आवाज आ रही है? आप अगर बात करना चाह रहे तो बात करो। Yes. Sorry, I don't understand. आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? Yes, sir. हाँ तो आपको भी कोई सवाल है? Yes, sir. हाँ तो बोलो ना भाई। Sir, if someone is going to army, so उनका वहाँ पे करियर बन सकता है? आप कहाँ जा रहे हैं? If someone is going to In army. बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल बन सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। Thank you, sir. वेलकम शमरोज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।